हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि मैं बीए सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज पर इस समय काम कर रहा हूँ। मैंने कई वीडियो आपको दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें पढ़ लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। उसी सीरीज में आज मैं एक नई वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। शुरू कर रहा हूं, मैं प्रारंभ करता हूं। और आज हम बात करेंगे छायावाद पर, क्योंकि छायावाद के कई कवि आपके यहाँ सिलेबस में सम्मिलित हैं। छायावाद में आपके यहाँ जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जितने भी बड़े कवि छायावाद के हैं वे सारे के सारे आपके यहाँ हैं। तो छायावाद पर 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे छायावाद के बारे में। तो आज हम थोड़ी बात करते हैं छायावाद के बारे में इस वीडियो में, और देखते हैं कि एक पार्ट में ये बन पाती है वीडियो या दो पार्ट में। अगर लंबी होगी तो दो पार्ट में बनूंगा, और अगर छोटी वीडियो बनेगी तो एक पार्ट में ये हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं छायावाद। आप जानते हैं कि हम छायावाद किसे कहें, तो अगर आप मोटा मोटा आप कहना चाहें कि छायावाद किसे कहें, तो सन 1918 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी के बीच में जो काव्य धारा रही उसे हम कहते हैं छायावाद। सन 1918 से 1936 ईस्वी के बीच में जो काव्य धारा रही उसे हम क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। छायावाद की अगर हम परिभाषा देने का प्रयास करें तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मैं कुछ परिभाषाओं के संबंध में आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहली परिभाषा हम लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नहीं, उसके पहले हम लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। ये उसका पहला है। दूसरा क्या है? छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो पहला अर्थ लेते हैं ये रहस्यात्मक अर्थ शुक्ल जी, और दूसरा अर्थ लेते हैं काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ठीक है, अब हम चलते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास और जरा देखते हैं कि उन्होंने छायावाद के बारे में क्या कहा। द्विवेदी जी कहते हैं कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। किसका? विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, अपितु कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। यानी द्विवेदी जी ये कहते हैं कि इस पर केवल और केवल पाश्चात्य प्रभाव ही नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर पाश्चात्य प्रभाव की बात करी है, उसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो द्विवेदी जी उसको नकारते हुए कहते हैं कि यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, बल्कि कवियों की जो आंतरिक व्याकुलता है उसने नवीन भाषा शैली में अपने आप को अभिव्यक्त किया, और वो है छायावाद। अब चलते हैं छायावाद के एक बड़े आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी, उनसे देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। क्या कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया, ये मेरा विचार है कि इसे हम छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या ऐसा मान सकते हैं। डॉक्टर देवराज क्या कहते हैं? डॉक्टर देवराज कहते हैं कि छायावाद एक गीत काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह एक महान आंदोलन के रूप में आया। भाव और शैली जगत में इसने जबरदस्त क्रांति उपस्थित की।
देवराज जी 3 बातों की तरफ हमारा इशारा करते हैं कि गीत काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है, पहला। दूसरा कहते हैं कि एक महान आंदोलन के रूप में हमारे सामने ये आया। और तीसरा, ये भाषा और शैली के स्तर पर बात करते हैं और कहते हैं कि भाषा और शैली के स्तर पर छायावाद एक जबरदस्त क्रांति लेकर के आता है। अब जरा सुन लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। बहुत छोटी, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यानी सूक्ष्म चीज़ों ने, सूक्ष्म वस्तुओं ने, सूक्ष्म सौंदर्य ने, सूक्ष्म भावों और सूक्ष्म विचारों ने स्थूलता के प्रति क्या किया? अपना विद्रोह किया, एंड दैट इज छायावाद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे आत्मा, परमात्मा और ईश्वर से जोड़ते हैं। लिखते हैं क्या कि परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। ये हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मुकुटधर पांडे जी क्या कहते हैं? कहते हैं ये कविता ना होकर कविता की छाया है। ये कविता ना होकर कविता की छाया है। परमात्मा के प्रति प्रणय रहस्यवाद है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के प्रति प्रणय छायावाद है। ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि अगर आप परमात्मा के प्रति प्रणय करेंगे तो उसे हम रहस्यवाद कहते हैं, लेकिन अगर आप प्रकृति के प्रति प्रणय करेंगे तो दैट इज छायावाद। ये कहते हैं मुकुटधर पांडे। जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। छायावाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान, ठीक, स्वानुभूति, ये सब छायावाद की विशेषताएं बताते हैं जयशंकर प्रसाद जी। महादेवी जी क्या कहती हैं? महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। स्वच्छंद में चित्रित उन मानवीय अनुभूतियों को छाया नाम दिया गया जो आज भी मुझे उपयुक्त लगता है। शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। आधुनिक युग के एक बहुत बड़े आलोचक हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी। वे कहते हैं छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। ये आधुनिक युग की परिभाषा है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। ये कहते हैं नामवर सिंह। शांतिप्रिय द्विवेदी जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि छायावाद और रहस्यवाद को सर्वथा अभिन्न तो नहीं माना जा सकता है, किंतु दोनों में चचेरे भाइयों का संबंध अवश्य स्थापित कर दिया है। छायावाद और रहस्यवाद के बीच में क्या संबंध है? दोनों में चचेरे भाइयों का संबंध है। ये रही कुछ छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं। अब हम देखते हैं कि छायावाद को क्या किसी ने कुछ स्पेशल भी नाम दिया क्या? हाँ, तो स्पेशल भी इसे नाम दिया गया। शुक्ल जी ने छायावाद में कायिक भावनाओं के पृष्ठपेषण की बात मानी है। कायिक भावनाओं के पृष्ठपेषण का मतलब होता है एक ही बात को कई कई बार कहना, उसी बात को बार बार कहना, यह है पृष्ठपेषण। तो ये कहते हैं कि छायावाद में कायिक भावनाओं, कायिक जो भावनाएं हैं, आपके शरीर की जो भावनाएं हैं, शारीरिक भावनाएं हैं आपकी, जो उनका बार बार इसमें पृष्ठपेषण हुआ है। छायावाद शब्द को प्रसाद ने किससे जोड़ा है? विच्छिति मोती की तरलता से जोड़ा है। विच्छिति मोती की तरलता से जोड़ा है छायावाद शब्द को। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने जोड़ा है। और आचार्य शुक्ल ने किससे जोड़ा है इसको?
आचार्य शुक्ल ने जोड़ा है इसे अंग्रेजी के फैंटेमेस्टा शब्द से। किससे? अंग्रेजी के फैंटेमेस्टा शब्द से जोड़ा है आचार्य शुक्ल को, आचार्य शुक्ल जी ने। असल में क्या है कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो छायावाद को पसंद नहीं करते। इन्होंने छायावाद को अभिव्यंजना का विलायती संस्करण भी कहा है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजना का कौन संस्करण कहा है? विलायती संस्करण कहा है। वे इसे श्रृंगारी कविता भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद की कविताओं को श्रृंगारी कविता कहते हैं। छायावाद को मधुचर्या कहते हैं। तो मधुचर्या, श्रृंगारी कविता, अभिव्यंजना का विलायती संस्करण, फैंटेमेस्टा है, ये सब क्या कहते हैं? ये सारी बातें कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसके बारे में? छायावाद के बारे में। अब अगर हम प्रतिनिधि कवि की बात करें छायावाद के, तो शुक्ल जी कहते हैं भाई ये तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। शुक्ल जी के अनुसार सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। शुक्ल जी की दृष्टि में छायावाद किस प्रकार की शैली है? चित्रभाषा शैली। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद चित्रभाषा शैली है। ठीक, अब कुछ और बातें करते हैं छायावाद के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावादी काव्य स्वच्छंदतावादी कम, पुनरुत्थानवादी अधिक था। कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र। क्या कहते हैं? कि छायावादी काव्य स्वच्छंदतावादी कम, पुनरुत्थानवादी अधिक था। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि छायावाद के उदय के क्या कारण थे। कौन कौन से कारण थे जिनसे छायावाद का उदय हुआ? छायावाद जो कविता में आंदोलन ये आया, इसके पीछे कौन से कारण काम कर रहे थे? तो मोटे तौर से 3 कारण काम कर रहे थे। सबसे पहला कारण था रीतिकाल की श्रृंगारिकता और द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और आदर्शवाद के विरुद्ध छायावाद का उदय हुआ। किसके विरुद्ध छायावाद का उदय हुआ? रीतिकालीन श्रृंगारिकता के विरोध में छायावाद का उदय हुआ। आप जानते हैं कि रीतिकाल में घोर श्रृंगारिक रचनाएं रची गई, उनके विरोध में एक विद्रोह करता हुआ आंदोलन आया और उसका नाम हुआ छायावाद। दूसरा क्या हुआ कि द्विवेदी युग में 2-3 चीज़ें बड़ी प्रभावी हो गई थीं और बार बार उनका भी पृष्ठपोषण हो रहा था। क्या क्या? एक तो थी इतिवृत्तात्मकता, दूसरी थी नैतिकता और तीसरा था आदर्शवाद। तो द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और आदर्शवाद के विरुद्ध छायावाद का उदय हुआ। अगला कारण हम क्या ले सकते हैं कि छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी और बंगला के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव पड़ा। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी और बंगला के स्वच्छंदतावादी काव्य का भी प्रभाव पड़ा और इस कारण से भी ये आंदोलन आगे की ओर बढ़ा। छायावाद के उदय के पीछे जो तीसरा प्रमुख कारण था वो थी सांस्कृतिक चेतना। क्या थी? सांस्कृतिक चेतना। अब ये जो सांस्कृतिक चेतना थी ये अलग अलग कवियों में अलग अलग रूप से थी। जैसे हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की और निराला की, तो ये कवि प्रभावित थे किसकी सांस्कृतिक चेतना से? विवेकानंद और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। कौन कौन? सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये दोनों लोग प्रभावित थे किसकी सांस्कृतिक चेतना से? विवेकानंद और अरविंद दर्शन की सांस्कृतिक चेतना से प्रभावित थे। तो वहीं महादेवी वर्मा जी किससे प्रभावित थीं? औपनिषदिक तत्वज्ञान से प्रभावित थीं। उपनिषदों में जो तत्वज्ञान प्रकाशित है उससे प्रभावित थीं। और जयशंकर प्रसाद जी प्रभावित थे प्रत्यभिज्ञा दर्शन से, जिसका उन्होंने कामायनी में खुल करके बखान और वर्णन किया है। तो प्रसाद जी की प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित होना, महादेवी वर्मा जी का उपनिषदों से प्रभावित होना, पंत और निराला का विवेकानंद और अरविंद दर्शन से प्रभावित होना, इस प्रकार के तमाम जो ये प्रभाव पड़े, सांस्कृतिक चेतना, एक नई सांस्कृतिक चेतना ने जन्म लिया और ये कारण माना जाता है कि छायावाद नाम का आंदोलन इस कारण से भी अपनी
उपस्थिति हिंदी साहित्य क्षेत्र में और हिंदी साहित्य जगत में करता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख कुछ कारण थे जिन कारणों से छायावाद का उदय हुआ। अगर हम मुकुटधर पांडे जी की बात करें तो छायावाद शब्द अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म के लिए आया है। किसके लिए? अंग्रेजी में एक शब्द है मिस्टिसिज्म, उसके लिए आया है। क्या? छायावाद शब्द अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म के लिए आया है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानते हैं मुकुटधर पांडे जी। हुआ क्या कि सन 1921 ईस्वी में सुशील कुमार का हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख छपा। इसमें छायावाद को टैगोर स्कूल की कविता की तरह अस्पष्ट कहा गया है। 1921 ईस्वी में सुशील कुमार का हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख छपता है। इसमें छायावाद को टैगोर स्कूल की कविता की तरह अस्पष्ट कहा गया है। फिर 1927 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक छद्म नाम से एक लेख लिखा। वो छद्म नाम था सुकवि किंकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सुकवि किंकर छद्म नाम से आजकल हिंदी कवि और कविता, ये एक शीर्षक से एक लेख लिखा। क्या? आजकल हिंदी कवि और कविता शीर्षक से एक लेख लिखा। इसमें छायावाद और रहस्यवाद के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किस नाम से लिखा था इसे? सुकवि किंकर के नाम से लिखा था। क्यों लिखा? इसमें इन्होंने छायावाद और रहस्यवाद के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को दलित भावनाओं की अभिव्यंजना कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को दलित भावनाओं की अभिव्यंजना कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद शब्द का जो प्रयोग किया है वो शुक्ल जी ने रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया है। आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया है। छायावाद कविता की घोषणा अनामिका रचना से मानी जाती है और स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन ठहरते हैं? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं श्रीधर पाठक। और स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने किस अर्थ में किया है? अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक माना। किसे किसे? श्रीधर पाठक को, मुकुटधर पांडे को और मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का क्या माना? प्रवर्तक। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब हम एक अंतिम कंटेंट लेते हैं कि छायावादी काव्यधारा का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो छायावादी काव्यधारा का प्रारंभ होता है जयशंकर प्रसाद की कृति झरना से और ये प्रकाशित होती है 1918 ईस्वी में। हालांकि झरना का द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित होता है और ये प्रकाशित होता है 1927 ईस्वी में। लेकिन छायावादी काव्यधारा का जो प्रारंभ होता है वो प्रसाद के झरना से होता है और प्रसाद का जो झरना काव्य संग्रह है ये 1918 में प्रकाशित होता है। और अगर हम ये बात करें कि छायावाद शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं, तो आप जान लीजिए ये हैं मुकुटधर पांडे जी। कौन? मुकुटधर पांडे जी। और उन्होंने कैसे किया जरा ये भी जान लेते हैं एक दो पॉइंट में। असल में क्या हुआ कि 1920 ईस्वी में जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसका नाम था श्री शारदा। क्या नाम था? श्री शारदा। कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से। कब? 1920 ईस्वी में। तो उस श्री शारदा नामक पत्रिका में मुकुटधर पांडे जी ने 4 किस्तों में लेख लिखा। क्या? हिंदी में छायावाद। हिंदी में छायावाद नामक एक लेख लिखा 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा नामक पत्रिका में। किसने? मुकुटधर पांडे ने। तो इस तरह से छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में किसका नाम लिया जाता है? मुकुटधर पांडे जी का। तो मैं इस क्लास को अपनी यहाँ समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि छायावाद के संबंध में जो जानकारी मैंने दी वो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे अच्छे से पढ़ें, लिखें, समझें, सुनें, इसे याद करें। छायावाद
ये एक वीडियो में से समाहित करना संभव नहीं था, इसलिए इसके 2 पार्ट बनाने पड़ रहे हैं और अगला पार्ट आपको मैं जल्द ही रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप पर शेयर करूँ।